brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो 2027 को लेकर क्या अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है? खुले में नहीं, कम से कम पार्टी मीटिंग्स में अखिलेश यादव बताने लगे हैं कि कौन उनका कैंडिडेट होगा। एक कैंडिडेट ने तो बकायदा सोशल मीडिया पर लिख दिया, शिवपाल यादव ने, चाचा ने उसका ऐलान कर दिया। तो क्या है भीतर की कहानी? क्या अभी से कैंडिडेट्स का ऐलान होना शुरू हो गया है? आखिर वो कौन सा सर्वे है जिस पर अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट्स को लेकर निर्भर करने वाले हैं? आखिर एक कैंडिडेट के नाम के ऐलान का मतलब क्या है, आज हम ये समझेंगे। इसके अलावा ये भी जानिए कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आखिर संगठन, सरकार और संघ के बीच समन्वय बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों संगठन महामंत्री को अब समन्वय का यानी कि कोऑर्डिनेशन का काम दिया गया है कि वो सरकार और संगठन के बीच और संघ के बीच की धुरी होंगे? एक संगठन से और एक सरकार से लोग भी क्यों रखे गए हैं? क्या गाजीपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत के बाद अब संगठन ये कदम उठा रहा है कि किसी भी तरीके से डैमेज कंट्रोल भी हो और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के गुस्से को कम से कम काबू किया जा सके? ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के भीतर चल रहे समीक्षा बैठकों की, कैंडिडेट्स के नामों की चर्चा की और साथ साथ उस सर्वे की जिसकी बात अखिलेश यादव ने कर दी। लेकिन उसके पहले 2027 को लेकर एक नाम का ऐलान हो गया। एक जिसे संभावित नाम कह लीजिए, लेकिन जिसके नाम का ऐलान हुआ है अब वो खुद को प्रत्याशी भी मान रहा है कि मैं प्रत्याशी हो चुका हूं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी ने नामों का ऐलान शुरू कर दिया है? सबसे पहले आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने ये लगभग कह रखा है कि नवरात्र के बाद वो धीरे धीरे अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान करना शुरू कर देंगे। 3 चरणों में कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी करेंगे। लेकिन आखिर एक शख्स कौन है जिसने अभी से ही खुद को घोषित कर दिया? तो जब उसने घोषित कर दिया तो पार्टी ने भी कर दिया। तो पहले देखिए ये सोशल मीडिया का पोस्ट। ये नलिन कोहली है, ये आगरा नॉर्थ से समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार होंगे। चाचा ने तो बकायदा मीटिंग में मंच से ऐलान कर दिया कि अब ये हमारे प्रत्याशी होंगे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? ना तो पार्टी ने कोई लिस्ट जारी की, ना ही पार्टी ने अभी तक ये कहा कि अभी से ही वो ऐलान कर रहे हैं। तो एक बात जान लीजिए कि अखिलेश यादव ने अपनी समीक्षा मीटिंग शुरू कर दी और जिस तरीके से वो मीटिंग लेते हैं वो उनके कार्यकर्ता या उनको नजदीक से जानने वाले समझते हैं। कई मीटिंग्स में वो इस तरीके की बात भूल जाते हैं कि हाँ भाई चलो तुम तैयारी करो, तुम चुनाव लड़ो, वहां देख लो वो सीट पर तुम लड़ सकते हो। इस तरीके की जब बातें होती हैं तो जो शख्स अंदर बैठा होता है उसे लगभग ये अंदाजा होने लगता है कि हाँ उसका टिकट फाइनल हो गया या नहीं हुआ। ऐसी ही एक मीटिंग अभी हाल में 14 तारीख को यानी कि 13-14 तारीख को हुई है, 1-2 दिन पहले। और वो मीटिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की, जिसमें आगरा, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, हापुड़ ऐसे जिलों की एक समीक्षा मीटिंग हुई। और इसमें कौन कौन कैंडिडेट्स प्रोबेबल हो सकते हैं, संभावित हो सकते हैं, इसे लेकर चर्चा हुई। कई लोगों के नाम आए, लेकिन ऐसी सीट जो लगातार बीजेपी की सबसे गढ़ की सीट होती रही है, जहां बीजेपी को 60-70% वोट मिलते रहे हैं, उसी में से एक सीट है जहां से नलिन कोहली का दावा है कि पार्टी ने उन्हें अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो खैर आप सोशल मीडिया का पोस्ट देखिए, उसमें क्या लिख रहे हैं। लेकिन पहले आप सुनिए चाचा को, जी हाँ शिवपाल यादव को, जिन्होंने उसके नाम का ऐलान किया है। तैयारी किस तरह से? विधानसभा की तैयारी हमारी शुरू हो गई। सभा समिति ने जाति भी शुरू हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाति भी पत्रों कल दिए कल किए होंगे। अब तो इसी तरीके से हमारी समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी है।
अब बस हमें लोगों को वोट, फर्जी वोट बचाना है। तो चाचा के इस नाम के ऐलान करने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल जब शिवपाल यादव की अपनी पार्टी बनी हुई थी प्रसपा, तब ये शिवपाल यादव के करीबियों में से एक थे और इनके नाम की सिफारिश खुद उस मीटिंग में शिवपाल यादव ने की थी। अखिलेश यादव को भी ऐसा लगता है कि ऐसी सीटें कम से कम जहां बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है, कहा ही जाता है कि 60 से 70% वोट यहां बीजेपी अकेले लाई थी इस सीट पे, और यहां पर चाचा ने इस कैंडिडेट की पैरवी कर दी। तो उसी मीटिंग में अखिलेश यादव ने लगभग ये ऐलान कर दिया कि ये हमारा कैंडिडेट होगा। वहां मिठाई उठाई भी खिला दिए गए और ये ऑलमोस्ट ये घोषणा भी हो गई कि वही कैंडिडेट होंगे। तो ये मीटिंग के भीतर की बात थी, लेकिन बाहर निकलकर कोहली ने खुद को प्रत्याशी घोषित कर दिया और चाचा ने भी उनके नाम का जब ऐलान कर दिया तो ये हो गया कि भाई ये हमारे कैंडिडेट होंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने एक और बात कही है और उन्होंने कहा है कि जब सर्वे आएगा तब नाम तय होगा। यानी कि आज बेशक वो समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस समीक्षा बैठक में किसी के नाम आ जाने मात्र से यह तय नहीं होगा कि वो ही कैंडिडेट होगा। ठीक है, समीक्षा में चूंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लगातार घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जिसे कहते हैं कि एक तरीके से शुरुआती स्क्रीनिंग हो रही है कि भाई हाँ चलो कौन लड़ सकता है, किसको दिया जा सकता है, कौन मजबूत हो सकता है, अगर अपनी सीट बहुत मजबूत नहीं है तो कौन वहां है जो काम कर रहा है, किसके बारे में लोगों को रिकमेंडेशन है। तो उन्होंने पहली सीट ही चाचा के चहेते को दे दी कि भाई चलो, उन्होंने कहा आप चुनाव लड़ो। लेकिन कुछ क्राइटेरिया तय किया गया है जिसमें कैंडिडेट्स को लेकर के वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होना चाहिए, कोई उस पर विवाद नहीं होना चाहिए, उसका समीकरण वहां फिट होना चाहिए, और तीसरी बात उसका अपना वहां माहौल यानी कि अपना वोट भी वहां होना चाहिए। तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है नलिन कोहली, जिनका नाम चाचा ने बढ़ाया है, शिवपाल यादव ने बढ़ाया है। समीकरण भी चूंकि वो इलाका बिजनेस कम्युनिटी का है तो उस बिरादरी से आते हैं। माहौल कितना है नहीं है ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन पॉलिटिकल आदमी है। तो ऐसी स्थिति में एक सीट का जो ऐलान हुआ है, इससे पार्टी के भीतर चर्चाएं खूब तेज हैं कि यानी कि अब जल्द ही जो भी लोग पार्टी के भीतर टिकट की चाहत रखते हैं उनकी नामों की चर्चा ऐसी मीटिंग्स में होगी। तो 14 तारीख को हो गई, कल मीटिंग हुई, परसों भी मीटिंग हुई, 18-19 तारीख को फिर दोबारा से भी मीटिंग होने वाली है जो दूसरे जिलों की होगी। इसमें लगभग बहुत सारे नाम आते हैं जिसमें स्क्रीनिंग में ही बहुत सारे नाम छट जाते हैं। किसी को ये कह दिया जाएगा भाई आप महिला आयोग के सदस्य बन जाओगे, आपको बोर्ड या निगम भेज दिया जाएगा, आप मत लड़ो। जिसने नजदीकी तौर पर देखा है, बहुत कुछ क्लियर होने लगता है कि भाई किसके तरफ पार्टी का झुकाव है, अखिलेश यादव किसके बारे में सोचते हैं। तो ये मीटिंग उस लिए की गई है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो एक बात उन्होंने कही है कि सर्वे के बाद, हालांकि हर बार सर्वे कराते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव सर्वे कराने जा रहे हैं। और ये सर्वे जिस वक्त पंचायत के चुनाव हो रहे होंगे उसी दौरान ये सर्वे होगा, ऐसा उनके लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कि पंचायत चुनाव में कोई इधर उधर ना करे, पंचायत चुनाव में पार्टी इंटैक्ट रहे, कोई पार्टी के खिलाफ जाकर काम ना करे। ये भी एक बड़ा मैसेज है। देखना है कि क्या इसी तरीके से कैंडिडेट तय होते हैं या फिर अखिलेश यादव ने मन में बिठा रखा है। आखिरी बात ये भी बताऊं कि उन्होंने 2-3 कैटेगरी तय कर ली है। एक ऐसी कैटेगरी जहां पर सपा के चांसेस बहुत कम रहे हैं, कभी जीतना रेयरली ही कभी जीती, और खासकर ये सब जो इलाके हैं, आगरा, बुलंदशहर, मथुरा, ये सब समाजवादी पार्टी के गढ़ नहीं रहे, बेस नहीं रहे, यहां सपा के लिए जीतना मुश्किल होता रहा है। तो ऐसी जगहों पर वो शुरुआती समीक्षा कर रहे हैं और ऐसी जगहों पर ऑड मैन आउट यानी कौन लड़ सकता है, कौन मजबूत हो सकता है, जहां चांसेस कम है वहां किसे लड़ाया जा सकता है, किसकी बातें मान ली जाए, चाचा की भी कुछ बात इस शुरुआत में ही मान ली जाए ताकि बाद में ज्यादा दबाव ना बने। तो इस तरह की चीजें इस वक्त हो रही हैं और धीरे धीरे करके जो ये समीक्षा बैठकें शुरू हुई हैं, ये निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के भीतर जो भी टिकट की चाह रखते हैं उनके लिए बेहद अहम होने वाली है। और जो जिस तरीके की अखिलेश यादव का तरीका है, समीक्षा बैठकों में ही लगभग वो क्लियर कर देते हैं कि वो किसे टिकट नहीं देना चाहेंगे।
उसे कुछ ना कुछ और बताएंगे कि भाई तुमको मैं निगम का दे दूंगा, तुम महिला बोर्ड में चले जाना, इस तरह की बातें होती हैं। तो बहुत सारे लोग अपने आप छटते जाते हैं, लेकिन उनको काम करने का जज्बा बना रहता है। तो कुछ इसी तरह की ये स्क्रीनिंग मीटिंग चल रही है। देखना है कि एक एक करके जिलों में जब मीटिंग शुरू होगी तो अखिलेश यादव की कोशिश है कि जब टिकट बांटने की बारी आए तो कम से कम कैंडिडेट उनके सामने हो। ऐसा ना हो कि पूरी भीड़ उनके सामने खड़ी हो और फिर उन्हें चूज करना पड़े। इसीलिए इस तरह की जो मीटिंग से कुछ नाम निकल रहे हैं, कुछ शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं और कुछ लोगों के लिए सचमुच टिकट की लॉटरी भी लग रही है। अगली खबर, बीजेपी इन दिनों बेहद परेशान है। वजह, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में यह रोष है कि सरकार में उनकी सुनी नहीं जा रही है। जब तक थानों पर उनकी सुनी नहीं जा रही थी, जब तक उनकी बात उन्हें लगता है कि कार्यकर्ता होने के बावजूद भी उनकी कोई हैसियत नहीं थी, तब तक तो शायद चल जा रहा था। लेकिन पिछले दिनों जो गाजीपुर में घटना घटी, जिसमें बीजेपी की कार्यकर्ता की मौत हुई और उस मौत के बाद वीडियो सामने आ गए परिवार के कि उसे पुलिस वालों ने पीट कर मार दिया है। हालांकि बाद में इस पर बहुत कुछ बदला भी कि कहानी कुछ और थी, कुछ और कहा गया, लेकिन परिवार ने शुरू में ये एलिगेशन लगाया कि ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो अफसर हैं, ये सुन नहीं रहे और प्रताड़ित बीजेपी के लोग हो रहे हैं। और इस घटना ने तो एक तरीके से सब्र का बांध ही तोड़ दिया। तो गाजीपुर का जो सियाराम उपाध्याय जिसकी मौत हुई कथित पिटाई से, वो दिव्यांग भी था और ये मामला बहुत तूल पकड़ गया। पार्टी के भीतर भी एक बड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है कि आखिर क्या पुलिस और प्रशासन इतना बेलगाम है कि अब कार्यकर्ताओं को पीट कर मार दे रहा है। हालांकि जब इसकी जांच हुई तो कुछ तथ्य और आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित कर दी है। यही नहीं, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है, अब परिवार उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट भी बताया जा रहा है। इस मामले में चाहे कंफ्यूजन हुआ हो या फिर यह मामला पूरी तरीके से निकल करके सामने आ गया हो, इस मामले ने बीजेपी के भीतर यह जरूर एक बात पैदा कर दी है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, संगठन को यह लगने लगा है कि सरकार में उनकी चल नहीं रही। उनके कार्यकर्ता जगह जगह पीटे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, बेइज्जती हो रही है। और इसी को देखते हुए एक दिन पहले अब संघ, सरकार और संगठन के बीच एक समन्वय बनाने की कोशिश हुई है। समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है धर्मपाल सिंह को, जो कि संगठन के महामंत्री हैं। इसके अलावा अमरपाल मौर्य और साथ साथ कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, गोरखपुर से आते हैं। और अमरपाल मौर्य केशव मौर्य के करीबी माने जाते रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे, मंत्री रहे। और धर्मपाल सिंह तो खुद संगठन में हैं ही। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो समन्वय समिति बनी है, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, ये सिर्फ इसलिए बनी है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी शिकायतों को सुना जाए और उनकी शिकायतों को कम से कम सरकार में पहुंचाया जाए ताकि वो प्रताड़ित ना हो। और जिसे कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के जब सब्र का बांध टूटने लगा है, तब जाकर के अब इस समन्वय को करने की कोशिश की गई। सरकार चाहे न चाहे, लेकिन यह माना जा रहा है कि अधिकारी और पुलिस प्रशासन और थाना इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि उनके लिए किसी में कोई अंतर नहीं है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि इस समन्वय समिति को बनाने, कोऑर्डिनेशन कमेटी, और उसमें भी संगठन से धर्मपाल सिंह को रखने की जरूरत महसूस हुई और तब ये संगठन, ये एक समन्वय समिति बनी है। यानी कि कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए कि अगर आपको सरकार से शिकायत है तो संगठन के जो प्रमुख हैं वो अब आपकी बात सुनेंगे और सरकार तक रखेंगे। कहीं कोई आपको प्रताड़ित नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी धर्मपाल सिंह के ऊपर हो सकती है। हालांकि पार्टी के और भी काम होते हैं जिसमें इस समन्वय की जरूरत होती है। चुनाव का वक्त है, संगठन, संघ और सरकार, लेकिन ऐसे वक्त पर हुआ है जब टाइमिंग ऐसी हुई है, इसमें यह माना जा रहा है कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा है, जो सब्र टूट रहा है, वो इस पूरे कोऑर्डिनेशन कमेटी को बनाए जाने के पीछे की बड़ी वजह जरूर है। और अब आखिर में बताएं कि दिशा पाटनी के घर पर जो अंडरवर्ल्ड की तरफ से
फायरिंग की गई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पिता से बात की है और उन्हें यह अश्योर किया है कि जिसने भी गोली चलाई है उसे पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। आपको बताएं कि दिशा पाटनी बॉलीवुड से आती हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं और बरेली की रहने वाली हैं। अभी कुछ दिन पहले उनके घर पर फायरिंग की गई और उसके बाद से ये मामला काफी चर्चा में था। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले में बात की है। अब देखना यह है कि आखिर उसके दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने वाला निकलता कौन है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया।